नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस ने एक सर्वाधार सीरीज का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे विद करंट अफेयर्स के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों, हम 9 डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से करंट अफेयर्स को इकट्ठा क्लब किया है हमने, जिसमें कि आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है और डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज हैं। बेसिकली यूपीएससी की जर्नी में समस्या क्या आती है कि हमें करंट अफेयर्स को पता नहीं चलता कि हमने पढ़ना कैसे है। तो हम करंट प्लस स्टैटिक को, जो यूपीएससी का ट्रेंड है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम होलिस्टिकली चीजों को कवर करेंगे। और आइए अब चलते हैं, क्विकली अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, मसीना स्ट्रेट और ट्रेंटो स्ट्रेट। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो आइए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर इट मींस कि ये बी ऑप्शन है, तो हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब आइए जानते हैं इसको कि स्ट्रेट ऑफ डोवर के साथ साथ और जो भी स्ट्रेट्स चल रही हैं ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि हम करंट प्लस स्टैटिक को कवर कर रहे हैं तो इसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ है। ये रही आपकी स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब मैंने जैसे कहा कि ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी होगी जो तो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी। तो यहां पे एक नैरो स्ट्रेच, तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर का बिल्कुल छोटा सा स्ट्रेच है। अब दो लार्ज वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक आ गया आपका इंग्लिश चैनल और दूसरा आ गया आपका नॉर्थ सी। तो इट मींस स्ट्रेट ऑफ डोवर किस किस को कनेक्ट कर रही है? इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को। इसके साथ साथ और यहां पे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, आयोनियन सी है। ये आयोनियन सी में एक स्ट्रेट मिलेगी आपको, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ये किस किस को कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है एड्रियाटिक सी को, किसके साथ? आयोनियन सी के साथ। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके साथ साथ इसी आयोनियन सी में एक और स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी, मेसीना स्ट्रेट, जो हमारी ऑप्शन में भी दी हुई थी। ये मेसीना स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है टायरेनियन सी को आयोनियन सी के साथ। आई होप आपको यहां तक स्ट्रेट्स के बारे में पता चल गया होगा। और वैसे भी एटलस में आपको इन स्ट्रेट्स को एक बार खुद भी लोकेट करना है और साथ के साथ गूगल बाबा की आप हेल्प ले सकते हैं इन स्ट्रेट्स को देखने में। तो आइए चलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि हमने कहा कि हमने करंट प्लस स्टैटिक को कवर करना है। स्टैटिक पार्ट तो हमने वहां कर लिया, बट करंट में जो ये न्यूज क्यों थी उसका कारण था, एटलीस्ट 8 पीपल हैव डाइड ट्राइंग टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, फ्रेंच अथॉरिटी। The incident on the Saturday occurred nearly 2 weeks after a boat carrying migrants ripped apart in the English Channel as they attempted to reach Britain from northern France. Basically होता क्या है, नदरन फ्रांस से कुछ लोग माइग्रेट करके ब्रिटेन जाना चाह रहे थे। वो बोट का सहारा लेते हैं और जैसे ही वो बोट का सहारा लेते हैं, वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके जाना था उन्होंने, नॉर्थ सी की तरफ को पहुंचना था थ्रू कौन सी स्ट्रेट जो हमने पढ़ी थी पीछे, स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू। तो यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ अकर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, उनकी बोट जो है कैप्साइज कर जाती है और पलट जाती है, और जिसमें कि 8 लोग जो हैं मर जाते हैं। इसी वजह से ये न्यूज और ये स्ट्रेट हाईलाइट में आई। और याद रखना कि कहाँ पे ये चीज डेथ जहाँ पे 8 पीपल की होती है, दैट इज द बीच ऑफ एमलिट्सियू। तो बीच ऑफ एमलिट्सियू में उनकी नदरन फ्रांस के अंदर वहां पे उनकी डेथ होती है। तो अगर कोई बीच पूछ ले तो दैट इज द बीच ऑफ एमलिट्सियू। तो आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी मिल गई होगी। आइए चलते हैं अब हमने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, व्हीट, मस्टर्ड, मेज, लेंटिल्स, सोयाबीन। ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स दे रखी हैं। तो हमें इनके आगे जो हमारे से क्वेश्चन पूछे हमें उसके बारे में जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर राबी क्रॉप्स। अब हमसे पूछा है कि राबी क्रॉप्स इनमें से कौन सी है। वैसे तो स्टैटिक पोर्शन है एग्रीकल्चर का, ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है ये, तो हमें वैसे पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। राबी क्रॉप, जैसे कि अब ये सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ टाइम पहले ही मक्का की जो कटाई है वो खत्म हुई है, तो हार्वेस्टिंग हुई। अब इसके बाद जो अगला सीजन आएगा, दैट इज हमने क्या लगाना है, हमने व्हीट लगानी है। तो व्हीट जो है आपकी, वो कौन सी क्रॉप है? राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप से आप इस चीज से समझ लीजिए कि वो क्रॉप्स जो अक्टूबर से लेके
आप नवंबर दिसंबर तक जहां पे जिनको सो किया जाएगा और उनकी हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, हार्वेस्टिंग का मतलब है, अब ये खुद सोचो कि अब हमने व्हीट लगाई तो व्हीट की हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, हम व्हीट की हार्वेस्टिंग करते हैं कब, बैसाखी के आसपास। तो इट मींस उसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, बैसाखी आती है जनरली हमारी मार्च अप्रैल के आसपास आती है, तो हम मार्च अप्रैल के आसपास उसकी क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन। इसकी ऑप्शन होगी आपकी व्हीट भी राबी क्रॉप है, मस्टर्ड भी, हमें साग जो हम खाते हैं तो मस्टर्ड भी उसी का पार्ट है, ये भी, और इवन लेंटिल्स भी। तो 1 to 4 इसका आंसर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली। तो आइए चलते हैं इसके बारे में और डिटेल में। दिस इज द राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो जब मैं राबी क्रॉप्स की मैंने अभी बात की यहां पे, तो आप देखेंगे यहां पे कि राबी क्रॉप्स का क्या है, वही अक्टूबर टू दिसंबर में इसको सो किया जाएगा। इसके बाद हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, अप्रैल टू जून की जाएगी। वाटर सप्लाई जनरली रेन्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जिसको हम, जब बारिश होती है जो सर्दियों की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से इन्फ्लुएंस होती हैं वो सब चीजें। तो दैट्स वाई यहां पे लिखा गया है रेन ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। इसके साथ साथ क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। प्लेसेस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आई होप ये आपको राबी क्रॉप्स के बारे में पूरी डिटेल चल गई होगी पता। इसके बाद है अगेन खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जुलाई ऑनसेट ऑफ मॉनसून टू अगस्त। अब अगेन इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, जुलाई टू, सॉरी इसकी जो सोइंग पीरियड है इसका वो होगा आपका जुलाई से अगस्त। अगेन हार्वेस्टिंग पीरियड सितंबर टू अक्टूबर। जनरली मॉनसून रेंज पे ये क्रॉप्स डिपेंड होती हैं। और इस टाइम पे क्या लगता है आपका, धान, पैडी हो गया, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर की जो दाल होती है आपकी, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो याद रखना भी हमने सोयाबीन था, तो सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप। उसके साथ साथ ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है, इट्स ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। अगेन जो प्लेसेस हैं राइस के, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश को हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन समटाइम्स पूछ ले जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बट क्या होता है कि हमारे दिमाग में कई बार ये चीजें स्ट्राइक नहीं करती पेपर के अंदर। तो इसको याद रखना, आंध्र प्रदेश दैट इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दीज आर दी खरीफ क्रॉप्स। अब एक सीजन ऐसा आएगा, इस एक ऐसा टाइम स्पैन आएगा जो राबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच जो लगाई जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि आपका कुकुम्बर हो गया, या आपके जो क्रीपर्स हैं, मेलन वगैरह हो गए, तो वो सब चीजें आपको इस टाइम लगाएंगे, दैट इज दी मार्च टू मई। कब हार्वेस्टिंग, समर मंथ में। इरिगेशन किसको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका वाटरमेलन आ गया, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स एंड शुगर क्रेन। उसके बाद प्लेसेस में अगेन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स की। आपने सिंपल से याद रखनी है किसी एक सीजन को, मान लो जो इस टाइम एट प्रेजेंट चल रहा है, तो एट प्रेजेंट कौन सा सीजन अब चल रहा है, अक्टूबर, तो इट मीन्स राबी क्रॉप्स का सीजन अब आएगा, इनको हम लगाएंगे। वैसे ही इसका हार्वेस्टिंग अगेन कब होगा, बैसाखी के आसपास, तो इट मीन्स अप्रैल टू जून इसका हार्वेस्टिंग चलेगा डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। इसके बाद कौन सी क्रॉप्स आएंगी, दैट इज दी खरीफ क्रॉप्स आएंगी आपकी। खरीफ क्रॉप्स कब, जो आपका जुलाई टू अगस्त वाला फेज आएगा। अगेन उसकी हार्वेस्टिंग अभी जैसे चल रही थी कुछ टाइम पहले, मक्का की कटाई हुई है, देन आपका अगस्त या आप बोल सकते हो सितंबर टू अक्टूबर सीजन। इसके अलावा इसके बीच का जो स्पैन आएगा, जब हम देखते हैं कि इस टाइम पे जब आपके खीरे आते हैं या वाटरमेलन्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जायद क्रॉप्स बोल देंगे। तो इट मीन जायद क्रॉप किस किस के बीच आएगा, खरीफ और आपका राबी क्रॉप्स के बीच का जो स्पैन होगा उसमें कौन सी क्रॉप लगेगी, दैट इज दी जायद क्रॉप। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आइए देखते हैं अभी न्यूज में क्यों था। ओनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी स्लैश मिक्स्ड रिएक्शंस इन इंडियाज लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, दैट इज दी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अनियन प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर। अब हुआ क्या कि अनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी को स्लैश कर दिया गया। हुआ क्या था कि जब
लोकसभा के इलेक्शन थे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बहुत ज्यादा कर दिया था, मतलब इट मेरे आप ये मान के 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। दैट इज दिस इज द न्यूज इन द अनियन एक्सपोर्ट बैन इन December 2023 subsequent high export duty on the crop had created unrest among the onion farmers before the Lok Sabha elections। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले यहां पे अनियन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब हुआ क्या, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र नहीं ओवरऑल सॉरी, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम अब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो उस पर बैन लगा था उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब वो रिड्यूस कितना किया, 40 से 20% पे ले आए। अब हुआ क्या, इस वजह से फार्मर्स में इसके अंदर मिक्स रिएक्शन देखा गया। कुछ फार्मर्स इससे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव उसमें खुश थे, कुछ मतलब आप बोल सकते कुछ खुश नहीं थे, तो एक मिक्स टाइप का रिएक्शन दिया गया। बट न्यूज में इसलिए था ये क्योंकि अब पार्टीज में, जैसे आप देखते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज में होड़ लग जाती है कि कुछ भी क्रेडिट लेने के लिए। वैसे तो अच्छी बात है कि इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को स्लैश कर दिया गया, तो इसलिए अब इसका क्रेडिट लेने के लिए पार्टियों में होड़ लग गई महाराष्ट्र के अंदर। तो दैट्स वाई फिर ये जो न्यूज थी ये चर्चा में थी। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। द लाइन में लिखी गई है, फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स वेट फॉर द पोर्ट सॉफ्टवेयर टू बी अपडेटेड टू अवेल द बेनिफिट, पॉलिटिशियन सीक क्रेडिट। तो आई होप यहां तक आपको इस न्यूज का रेलेवेंस चल गया होगा पता। आइए चलते हैं अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। अब हमने पीछे सोयाबीन भी पढ़ा था, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशंस, मतलब सोयाबीन को उगाने के लिए कौन सी रेलेवेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहली कंडीशन, सोयाबीन ग्रोज वेल इन द वार्म एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट, इट कुड ग्रो वेल इन द रीजन्स ब्लैक कॉटन सॉइल, United States is the leading soybean producing country. Indian scientists recently developed a new soybean variety called the Max 1407. Which of the following options given below is correct? तो हमारे पास ये चार options दे रखी हैं। आइए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। A means 1, 2 and 4. It means it will grow in warm and moist climate. Black cotton soil में भी ये grow कर जाएगा जो उसके regions हैं। And इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली डेवलप की एक न्यू सोयाबीन की वैरायटी जिसका नाम है मैक्स 1407। और एक चीज यहां बता दूं कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। अर्लियर पहले यूनाइटेड स्टेट्स होता था इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट अब यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे 2020 के अंदर ब्राजील ने इसको ओवरटेक कर दिया है। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी गलत। तो आइए इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब सोयाबीन, इसको हम गोल्डन बीन भी बोलते हैं, आर बिलोंग्स टू द लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसके साथ साथ लेग्यूम फैमिली का मतलब होता है जो फलीदार, जैसे आपका मटर हो गया, ठीक है, या और जो फलियां लगती हैं आपकी, तो उस कैटेगरी में आता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स एक बेसिकली इनको बोलते हैं। इट इज नेटिव टू ईस्ट एशिया का है, ये नेटिव है। रिच सोर्स इसके अंदर आपको प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा एंड एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर का एक्सेलेंट सोर्स है। इवन इसी से आपका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है सोयाबीन से। कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट इन पंजाब, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जनरली अब एक चीज है, आप खुद देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से यहाँ पे मतलब है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक टाइप की, जैसे व्हीट लगा रहे हैं, या आप देखेंगे पंजाब के अंदर जनरली व्हीट का ट्रेंड है, या फिर राइस का, जिसको देसी लैंग्वेज हम चोना भी बोलते हैं, या राइस की जो पैडी के फील्ड्स हैं, तो वहां पे एक ये जब सोयाबीन उगाया जाता है तो फार्मर्स को क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन देता है, एक मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है वहां पे, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर इनकम। इसके साथ साथ अब क्वेश्चन में क्या था कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इट मींस कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोयाबीन। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट तो चाहिए। इसके साथ साथ टेम्परेचर कितना चाहिए, 26 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अपीयर्स टू बी ऑप्टिमम फॉर मोस्ट ऑफ दी वेराइटीज, मतलब मैक्सिमम वेराइटीज 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही लगेंगी सोयाबीन की। सॉइल टेम्परेचर, अगेन यहां पे कंफ्यूज मत करना, यहां पे एक तो पूछा गया है कि सिंपल टेम्परेचर कितना चाहिए, बट एक होता है आपका सॉइल का टेम्परेचर, कि वो जो सॉइल है जिसमें वो ग्रो करेगा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो सॉइल टेम्परेचर ऑफ 15.5 डिग्री सेल्सियस और अबव फेवर द रैपिड जर्मिनेशन, मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
अगर सॉइल का टेम्परेचर होगा, मतलब मिट्टी का जो टेम्परेचर होगा वो 15.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, वहां पे रैपिड जर्मिनेशन होगी और वो बहुत ज्यादा फेवरेबल करेगा किसको, सोयाबीन की ग्रोथ को। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अ लोअर टेम्परेचर टेंड्स टू डिले द फ्लावरिंग। अब यहां पे कल को आपसे पूछ ले कि लोअर टेम्परेचर क्यों नहीं होगा, लोअर टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड, वैसे तो ग्रो कर जाएगा बट उसमें एक समस्या आएगी कि उसमें इसकी फ्लावरिंग बहुत लेट होगी, जिस वजह से हमारे पास सोयाबीन की क्रॉप जो होगी काफी लेट मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ पे उस बेटर क्वालिटी का सोयाबीन जिसमें कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, उसका कंटेंट कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाए या उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिले। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आइए अब चलते हैं इसके साथ साथ मेजर प्रोड्यूसिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया कुछ रीजन्स, जो जैसे मैंने बताया था आपको इन 2020 ब्राजील ओवरटुक द यूनाइटेड स्टेट्स एज द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इट मींस पहले यूएसए था, 2020 से इसको ओवरटेक किसने किया, ब्राजील ने इसको ओवरटेक कर दिया। और प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, कल को अब ये पूछ ले कि इंडिया में सोयाबीन का प्रोडक्शन कहां होता है, तो यहां पे जनरली इसका डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब खुद सोचो, इसमें हमें कहा गया है कि इट ग्रोज वेल इन कौन से, ब्लैक सॉइल में। तो ब्लैक सॉइल किस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है, जनरली हमें महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। तो इस वजह से वहां पे हमें डोमिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, इन इंडिया इट इज डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश विच कॉन्ट्रीब्यूट 89% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। इट मींस 89% प्रोडक्शन जो है इन्हीं दो स्टेट से आ रही है। कौन कौन सी, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दैट इज, चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने एक मैप इनको इंक्लूड किया है सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये जो लाइट ब्राउन है ये है माइनर ग्रोइंग एरियाज, कि यहाँ पे भी ग्रो करते हैं बट उस में बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे ग्रो नहीं होता है सोयाबीन। अब है ये जो डार्क ब्राउन है ये है मेजर ग्रोइंग एरियाज। तो आप ये देख सकते हैं महाराष्ट्र का ये वाला रीजन, देन मध्य प्रदेश वाला रीजन। तो ये सारा जो भी रीजन है यहाँ पे आपको सोयाबीन का डोमिनेशन देखने को मिलेगा इन एरियाज के अंदर। तो आइए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ साथ जाने से पहले अगेन दोबारा से न्यूज में क्यों था ये, ड्यूटी हाइक ऑन क्रूड रिफाइंड ऑयल्स टू ह्यूजली बेनिफिट फार्मर्स। अब क्या होता है कि ड्यूटी हाइक कर दी गई, इट मींस कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिस वजह से रिफाइंड ऑयल्स पे फार्मर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा एज पर द सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट्स व्हाई दिस न्यूज इन, ये हम जो न्यूज थी ये इसलिए इनकॉर्पोरेट की गई सोयाबीन के साथ साथ, और इसका एक स्नाइपेट भी तभी हमने इसको न्यूज वाले सेक्शन के अंदर इसको यहाँ पे लगाया। आइए चलते हैं अब आगे। हलंगो पार्क गिबन सेंचुरी फॉर्मरली नोन एज गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये पूछ रहा है कि ये जो हलंगो पार्क गिबन सेंचुरी है इन स्टेट में से कौन सी स्टेट्स के अंदर है। 4 स्टेट्स आपके पास दे रखी हैं, आंध्र प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड। इसका आंसर है दैट इज असम। तो आइए चेक भी करते हैं हम। दिस इज द आंसर सी, दैट इज द असम। अब जानते हैं इससे रिलेटेड, दिस इज, इस तरह का आपको ये जानवर देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन हो जाए थोड़ा सा कि ये कौन सा जानवर है। दिस इज दी हलंगो पार गिबन। इसको हम जनरली गिबन कैटेगरी में आता है। गिबन मतलब ये बंदर वाली कैटेगरी के अंदर आता है, गिबन बंदर जिसको हम बोलते हैं, ये उस कैटेगरी का जानवर है। तो आइए देखते हैं अब इसके आगे फैक्ट। हलंगो पार्क गिबन सेंचुरी फॉर्मरली नोन एज गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले इसका नाम था, इज लोकेटेड इन असम्स जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट बोस्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी, काफी ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ वेस्टर्न हॉलॉक गिबन इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं हुलुक हुलुक। इट इनहिबिट्स इन द स्टेट्स ऑफ, कहां कहां में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है ये। रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर। और इसके साथ साथ आउटसाइड इंडिया में ये मिलेगा आपको ईस्टर्न बांग्लादेश के अंदर और साथ में नॉर्थ वेस्ट म्यांमार के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आगे एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, IUCN। IUCN के अंदर इसका स्टेटस क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे हम बताते हैं कैटेगरीज को, डिफरेंट कैटेगरीज में हम उस स्पीशीज को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी क्रिटिकली
बिल्कुल हाईली एंडेंजर्ड हो चुकी है या फिर कोई एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है, तो ये इसका जो स्टेटस है वो ये है, दैट इज द एंडेंजर्ड स्टेटस है ये। इसके साथ साथ ईस्टर्न होलुक गिबन, जिसको हुलुक लिकोनिड्स बोलते हैं, बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका नाम क्या था? वेस्टर्न होलुक गिबन था। ध्यान से मैं बता रहा हूँ, समझ लो इस चीज को। वेस्टर्न हुलुक गिबन क्या चीज है? वेस्टर्न हुलुक गिबन एक बंदर की स्पीशीज है। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको असम वाले रीजन के अंदर, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में जनरली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब इसके साथ साथ ये तो था वेस्टर्न का, जब ये बात करेगा ईस्टर्न की, ईस्टर्न होलुक गिबन की जब बात होगी, दैट इज द वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न। तो ईस्टर्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्टर्न आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और कुछ पॉकेट्स हैं असम की, और जनरली साउथ चाइना में और नॉर्थ ईस्ट ऑफ म्यांमार आउटसाइड इंडिया ये आपको देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न असम में प्योरली टिक मारना, अगर ईस्टर्न की बात आएगी तो दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, मैक्सिमम आपको वहां पे इसका डोमिनेशन देखने को मिलेगा। और ईस्टर्न का जो स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल, वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है ईस्टर्न होलक का। वेस्टर्न का एंडेंजर्ड, वो देख लो, और इसका ईस्टर्न का वल्नरेबल, और दोनों ही स्पीशीज ये शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर डाली गई हैं। तो याद रखना इस चीज को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर दोनों ही स्पीशीज को डाला गया है। तो आई होप आपको चल गया होगा पता। अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। बेसिकली वेदांता ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन होलक गिबन हैबिटेटिंग गेट्स इन प्रिंसिपल नोड। अब हुआ क्या कि वेदांता ऑयल ये एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है यहाँ पे, ये कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन का। अब ये जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक्सप्लोरेशन करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज आएंगे। तो वहां पे जब तक इनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा वहां से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से ये न्यूज जो थी चर्चा में रही। अब इसको यहाँ पे किस कंपनी को क्लियरेंस मिल गया है, जिस वजह से अब ये यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम इजीली कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इस चीज से थ्रेट रहेगा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो वहां की जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स हैं, ये फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि इस चीज से कहीं ना कहीं ये ESZ इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। ये इको, दिस इज द ESZ इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है असम होलंगोबार गिबन सेंचुरी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस स्पीशीज को खतरा रहेगा। बट स्टिल कंपनी हैज अश्योर्ड दैट वी विल टेक द होलिस्टिक एंड द सस्टेनेबल स्टेप्स सो दैट कि यहाँ पे इस तरह का समस्या ना आए। तो इस वजह से ये चीज न्यूज में थी। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। पहली स्टेटमेंट, इट यूजेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड डेटा एनालिटिक्स. It will cover 15,000 acres of land in 5 years from 2024-25 to 2028-29. Agriculture Infrastructure Fund provides financing for infrastructure projects related to smart and precision agriculture. The central government is exploring partnership with Netherlands and Israel for tech-based farming solutions. Which of the following options given below are correct? तो अब ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम का इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन, जिसमें कि सारी ही स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए, क्योंकि ये स्टेट ऑफ इफेक्ट्स ही हैं, तो आइए देख लेते हैं इस स्मार्ट हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम में। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज में जिसमें आपका सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे मेन फोकस रखना इस चीज पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि समटाइम्स ये ट्रेंडिंग में भी है ये टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको घुमा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी का नाम दे दे, तो मेक श्योर याद रखना है इसमें AI का काम रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड डेटा एनालिटिक्स टू बूस्ट प्रोडक्शन थ्रू मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ चलेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो करेंगे रिसोर्सेज का, बट साथ के साथ एनवायरनमेंट को बिल्कुल मिनिमम डैमेज हो, उस पर इम्पैक्ट बहुत कम आए, इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, लॉन्च कब हुआ था ये फंड? याद रखना कोविड-19 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, और जिसमें कि आपको प्रोविजंस बताए गए हैं कि इसमें फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फॉर स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर।
इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान भी है वो कि अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को कोलैबोरेट करेगा किस किस के साथ, नीदरलैंड और इजराइल के साथ। तो यहाँ पे लिखा भी है सेंटर इज ऑल्सो कंसिडरिंग collaborating with Netherlands and Israel, whereas tech-based modern farming solution are being used through Center of Excellence। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखते हैं ये चीज़ न्यूज़ में क्यों थी। Center to invest rupees 6,000 crores in smart farming with AI, drones and data to boost crop yields। तो it means center government is planning to invest 6,000 crores with the help of this technology, that is AI, drones, data एनालिटिक्स टू बूस्ट दी क्रॉप यील्ड्स, ताकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्रॉप की जो पैदावार है उसको हम बढ़ा सकें। तो दिस वाई दैट्स वाई दिस स्नाइपेट इज इन योर आपकी स्लाइड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ में इसीलिए था, तो तभी हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। अब आइए चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। Storm Boris has caused several flooding and landslides in Europe. Which of the following countries are affected? तूफान है, इसका नाम है बोरिस। तो बोरिस की वजह से कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अगेन ये स्ट्रेट अवे इफेक्ट ही है। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है, याद रखने का, कि इसमें जर्मनी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। इट्स 1, 3, 4 एंड 5 ओनली, और इसका आंसर भी है बी, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5 ओनली। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Storm Boris stepping into warm and the humid air over the Mediterranean Sea generated prolific rainfall across the central and the eastern Europes. It means ये जो तूफान था आपका वार्म एंड मॉइस्ट ह्यूमिड एयर को इसने टैप किया, उसके साथ साथ ये एक भयंकर तूफान में बदल गया, जिस वजह से वाइड स्प्रेड इसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन किया। साइमल्टेनियसली उस डिस्ट्रक्शन में मेन जो रोल अदा किया वो किया वहाँ पे रेनफॉल ने, जिस वजह से सेवरल एरियाज में फ्लडिंग भी देखने को मिली। इवन अब इसी के एक न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि कुछ रीजन्स के अंदर यहाँ पे छुट्टियां कर दी गई, इतनी भयंकर बारिश और तूफान था, दैट इज द स्टॉर्म बोरिस। और जनरली इसने बेसिकली पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया आपका अलग है, ऑस्ट्रेलिया आपका ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा वो। इट्स इन यूरोप, ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड। तो आपको इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट, दैट इज द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म बोरिस। आइए चलते हैं आगे। न्यूज़ में इसीलिए था, यह स्नाइपेड इसीलिए शेयर किया गया आपके साथ। स्टॉर्म बोरिस wreak havoc in Italy after the devastating central यूरोप। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आइए चलते हैं अब हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज 1982। बेसिकली ये कन्वेंशन है जिनको हम लॉ ऑफ द सीज बोलते हैं, मतलब सी के अंदर कैसे लॉ होंगे, कैसे शिप्स चलेंगे, उनके लिए भी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। तो बेसिकली यूनाइटेड कन्वेंशन है, ये लॉज ऑफ सी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे सी के अंदर किस तरह से गवर्नेंस होगी ये उसके लिए है। अब इसका पूछा गया है कि इन लॉज का क्या करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द हाई सीज, फर्स्ट ऑप्शन। टेरिटोरियल सी, इंटरनल वाटर्स, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव जोन एंड द हाई सीज। टेरिटोरियल सी, इंटरनल वाटर्स, exclusive economic zone, contiguous zone and the high seas. Last option, internal waters, territorial sea, exclusive economic zone, contiguous zone and the high seas. तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, that is the A option, that is the answer A. The correct sequence is internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and the high seas. आइए अब देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम के थ्रू। बिल्कुल ध्यान से देखना इस डायग्राम को, यहाँ पे आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने माना दैट इज द बेस लाइन, मतलब इसी बेस लाइन से आगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना इसको, दिस इज द बेस लाइन। इसी बेस लाइन से आगे हम सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे। बेस लाइन का मतलब मान लिया हमने इसको यहां पे 0, और याद रखना कि सी के अंदर जो डिस्टेंस है वो नॉटिकल माइल्स में कवर किया जाता है। तो 0 से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, टेरिटोरियल सी बोल देंगे। इससे पीछे जितना भी पानी या जमीन या पानी का जो भी हिस्सा आ रहा है
उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे इंटरनल वाटर्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनल वाटर्स बोल देंगे। आई होप यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। तो इट मीन सबसे पहले इंटरनल वाटर्स, देन टेरिटोरियल सी। अभी इसी बेस लाइन से अगर आप देखेंगे 24 नॉटिकल माइल्स तक, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज योर कॉन्टिगुअस जोन। तो यहां तक आप देखेंगे 24 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज कॉन्टिगुअस जोन। उसी के बाद इसी बेस लाइन से अगर हम आगे देखेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके आगे फिर आपका हाई सी स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज दी हाई सीज। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इस बेस लाइन से पीछे से लेके आगे कहां तक, टेरिटोरियल जो आपका सी है, यहां तक आपका उस कंट्री का नेशनल एयर स्पेस लगता है, और इससे आगे आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस लगता है। अब यहां पे इस चीज को समझो कि इसका रेलेवेंस क्या है इन यूएन क्लॉज का। बेसिकली ये यूएन क्लॉज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सी के अंदर तो कोई बाउंड्री है नहीं है जमीन की कि हम कोई लाइन खींच दें और बता दें कि हाँ यहां तक आपका एरिया, इससे आगे नहीं है। तो उसको हमने डिस्टेंस में रखा, यहां से लेके कितने नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया रहेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, या उसमें क्या चीजें रहेंगी, तो उसको हमने यूएन क्लॉज ऑफ सी जो सीज हैं ये, उसके थ्रू हमने गवर्न किया है। अब इसका रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है कि चाइना किस चीज के लिए फेमस है। चाइना इज नोटोरियस फॉर देयर ऑक्यूपेशन, या मतलब ये बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन नहीं, मतलब यहाँ पे ऑक्यूपाइंग जो है कि ऑक्यूपाई करेगा वो जमीन को। चाइना क्या करता है बेसिकली, जो उसका ताइवान के साथ मुद्दा है या जापान के साथ मुद्दा है, कि वहाँ के उन एरियाज को क्या करने की कोशिश करता है, उनके आइलैंड्स हो गए उनको अक्वायर करने की, जबरदस्ती अक्वायर करने की कोशिश करता है। अब समस्या क्या है कि यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी लगता है। अब यहां पे क्या करेगा चाइना, आर्टिफिशियली आइलैंड इसलिए तो वो बिल्ड कर रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड से क्या होगा कि उसका ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली टेरिटोरियल सी उसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बोलेगा कि नहीं ये मेरी टेरिटरी का हिस्सा है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स में जो भी हिस्सा आएगा तो उस कंट्री के पास चला जाएगा वो। तो इस वजह से वहां पे एक इशू, बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है। इसी कारण से ये जो न्यूज थी ये चर्चा में भी रही। आइए देखते हैं उस न्यूज को भी। ये तो सेम वही एक्सप्लेनेशन है। ये न्यूज में इसलिए थी, जापान प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज नेवी शिप सेल्स नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। अगेन वही चीज, चाइना के जो शिप्स हैं वो डिस्प्यूटेड जो आइलैंड्स है वहां पे सेल कर रहे हैं, जिस वजह से जापान ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो स्नाइपेट इसीलिए न्यूज में रहा और ये आपके नोट्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया गया। अब आइए चलते हैं आगे। Consider the following statements. South Africa have the largest manganese ore reserves globally. Gabon has around 25% of the world resources. Australia is known to be the major export of manganese ore. तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस ही करेक्ट हैं। तो आइए देख भी लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दैट इज दी ऑल ऑफ द अबव, सी ऑप्शन। अगेन इट्स अगेन स्ट्रेट अवे फैक्ट है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैग्नीज के रिजर्व्स, मैग्नीज ओर देखने को मिलेगा आपको। मैग्नीज ओर बेसिकली स्टील के अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसके मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे इसका डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसका हम काम करते हैं, और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काम होता है। तो दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये आफ्टर एल्यूमिनियम एंड आयरन थर्ड इंपॉर्टेंट मेटल है, ये मिनरल है जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसके साथ साथ गैबन बेसिकली अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जहां पे वर्ल्ड के 25% रिसोर्सेज देखे गए हैं। इवन हमने पिछली ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि गैबन में वर्ल्ड के 1/4 ऑफ द रिसोर्सेज तो है ही हैं, और चाइना की नजर इन रिसोर्सेज पे है। और चाइना अब अफ्रीका के साथ सबसे बड़ा, अफ्रीका उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभर गया है आफ्टर कोविड। तो कहीं ना कहीं चाइना की अब इन रिसोर्सेज पे नज़र है। उसका कारण क्योंकि यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट, उनको पैसा का लालच देगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लोन्स देगा उनको काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे, जिस वजह से वो उनको रिसोर्सेज अपने बेचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट, चलो अगर ह्यूमन बेनिफिट या
ह्यूमैनिटी के लिए अगर रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा तो इसका अच्छा इम्पैक्ट है। बट चाइना का नेचर हम सबको पता है कि चाइना का वन एंड ओनली मकसद है कि वो कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को एनहांस करेगा सो दैट कि वो एक अपने आप को एक डोमिनेशन शो कर सके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। तो आगे चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया के जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है मैग्नीज और का, अगेन इट्स अ स्ट्रेट अवे फैक्ट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सेम। न्यूज़ में क्या था, MOIL आइज ओवरसीज एक्सपेंशन। MOIL फॉर्मरली मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, ये क्या कर रही है अब ये कंपनी, ये अपना एक्सपेंशन कर रही है, ओवरसीज एक्सपेंशन कर रही है। मतलब ये और डिफरेंट कंट्रीज में जाके अब रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैग्नीज के रिजर्व्स हैं या मैग्नीज के जो ओर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये कंपनी इंडिया की कंपनी है ये। तो दैट्स वाई दिस कंपनी इज इन द न्यूज़ एंड इनकॉर्पोरेटेड इन योर स्नाइपेट। आगे चलते हैं हम आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर सबस्यूम्ड अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम। सबज्यूम्ड यहाँ पे कीवर्ड है, दैट इज द सबज्यूम्ड। सबज्यूम्ड का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चीजें आ रही हैं, जो इसी का ही बिल्कुल पार्ट है। बट यहाँ पे इस चीज को आपने याद रखना है कि जब मैं सबज्यूम्ड की बात करूंगा तो कोई ऐसा प्रोविजन भी हो सकता है कि जो उसके साथ एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट कर रहा हो बट वो डायरेक्टली उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कीवर्ड सबज्यूम्ड आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो आगे 4 ऑप्शंस है, प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। इसमें से आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर आपको MSP इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। और जब MSP इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया तो आपके पास बची 3 ऑप्शंस, दैट इज 1, 2 एंड 3। और इसके हिसाब से हमारे पास बनेगा इसका ऑप्शन C। तो आइए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है आंसर C, दैट इज दी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है PM आशा स्कीम। इस आशा की फुल फॉर्म ही क्या है, PM फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अन्नदाता मतलब किसान की आय को क्या करना है, संरक्षण करना है उसका, मतलब उसकी आय को बचाना है, उसको इंक्रीज करना है। तो दैट्स वाई दैट इज द PM आशा स्कीम बेसिकली। और एक और खासियत रखना इस स्कीम की याद, ये स्कीम जो थी 2018 के यूनियन बजट का पार्ट रही है ये स्कीम। कल को ये पूछ ले कि ये 2024 के बजट का पार्ट थी, नो, इट्स द पार्ट ऑफ 2018 बजट स्कीम टू पे फार्मर्स अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो कि फार्मर्स को जो भी वो उगा रहे हैं, जो भी कल्टीवेट कर रहे हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक फेयर प्राइस मिल सके। बट यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि इसको MSP को इस स्कीम के अंदर क्यों इसको MSP को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये एक MSP को एक सपोर्टिंग रोल में हेल्प कर रही है। इट्स नॉट द सबज्यूम्ड इन दिस स्कीम, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे उस शब्द का जो कीवर्ड है उसका मतलब समझो कि ये MSP को साइड वाइज सपोर्ट करेगा, डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सबज्यूम्ड है जो डायरेक्टली उस चीज के साथ उसका इंपैक्ट हो रहा है। क्लियर है बात? अगेन द स्कीम इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द इंक्रीज इन MSP। इट मीन समझ गए आप बात, जैसे मैंने अभी बताई कि इंटेंडेड सप्लीमेंट्री रोल में है वो वहां पे, ये नहीं है कि डायरेक्टली उस चीज को वो करेगा। इसके साथ साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको स्नाइपेट PDF जो आपको शेयर कर दी जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन ये न्यूज में क्या था, कैबिनेट अप्रूव्स continuation of PM आशा to provide better prices to farmers. The government has conversed the price support, ये देख लो यहाँ पे, price support scheme, price stability PS stabilization fund schemes in PM आशा to serve the farmers and consumers more efficiently. तो अगेन वहाँ पे सिर्फ कीवर्ड से ही पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जा रही है, सबज्यूम्ड से। बाकी चीजें बिल्कुल सही थी वहाँ पे, बस वो जो सबज्यूम्ड वर्ड था उसी ने उस पूरी स्टेटमेंट को घुमा दिया। तो मेक श्योर इस तरह के कीवर्ड्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अगेन ये स्नाइपेट आपके साथ शेयर कर दिया गया है और ये इसीलिए चर्चा में रही ये चीज़। आगे है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज दी
ये प्रोजेक्ट दे रखे हैं, रिवर्स दे रखी हैं, मैच द फॉलोइंग में, और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से कितने जो भी ये पेयर्स हैं कि बिल कितने सही हैं, ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, इस तरह के क्वेश्चंस सबसे टिपिकल क्वेश्चन माने जाते हैं, बिकॉज अगर आपको एक भी पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर इस तरह की चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगेन कोल डैम, इट्स ऑन सतलुज रिवर, इट्स बिल्कुल सही है ये। सलाल डैम, इट्स ऑन चेनाब, ये सही है। उरी डैम ऑन झेलम, सही है। बगलिहार डैम ऑन रावी, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 3, तो इट मीन्स 3 पेयर्स हमारे पास सही हैं, ओनली 3 इसका ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी, चेक भी कर लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर वही है, आंसर सी। अब आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सतलुज रिवर, इसका अगेन ओरिजिन याद रखना, मानसरोवर के साथ एक लेक है जिसको बोलते हैं हम राकास ताल, या हिंदी में बोलें तो राक्षस ताल भी बोलते हैं। वहाँ से ओरिजिनेट होती है स्ट्रीम, और ये आगे इसमें मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं जो बाद में सतलुज रिवर की फॉर्म लेती हैं, और ये एंटर करती हैं इंडिया में। एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास, वहाँ से ये हिमाचल के अंदर, उस शिपकिला पास से हिमाचल के अंदर ये एंटर करती है ये रिवर। उसके बाद ये डिफरेंट इस पे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट बनते हैं, जिसमें कि मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पे कोल डैम, कड़छम वांगतू किन्नौर के अंदर है, नाथपा झाखड़ी, इवन जो भाखड़ा नंगल हाइडल जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है इस रिवर पे, दैट इज दी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। वैसे तो नाथपा झाखड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो मेगावाट में सबसे ज़्यादा मेगावाट प्रोडक्शन इसी की है। तो जो भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है अर्लियर ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ये इसी के ऊपर बनाया गया है। तो अगेन यहीं से आपकी एक और मैं आपको नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर देता हूँ, यहीं से इंदिरा गांधी जो कैनाल है आपकी जो निकली है, वो यहीं से निकल के आगे जा रही हैं, जो राजस्थान में फीड कर रही हैं वहाँ के एरियाज़ को, तो वहाँ की फार्मिंग में ये हेल्प कर रही हैं। तो दैट इज़ दी, यहीं से ये कैनाल निकल रही है भाखड़ा नंगल से। इसी के साथ साथ आपका याद रखना ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर, एंटे की यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर। तो एंटीसीडेंट रिवर मतलब वो रिवर जो हिमालयाज के एग्जिस्टेंस से पहले से चल रही थी, जो रिवर्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंटीसीडेंट रिवर बोल देते हैं। इसके साथ साथ रावी रिवर है, अगेन इसका ओरिजिन रोहतांग पास के आसपास है, इन द हिल्स ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन इसके ऊपर डिफरेंट जो आपके डैम्स और हेडवर्क्स हैं, ढान और बसंतपुर डैम शाहपुर कंडी में, करतारपुर कातरधार, माधोपुर हेडवर्क्स, माधोपुर ब्यास लिंक ऑन कठुआ फीडर, रंजीत सागर या थीन डैम, अपर बारी दुआब कैनाल सिस्टम, चमेरा 1 एंड 2। तो दिस इज ऑल अबाउट चिनाब रिवर। चिनाब बेसिकली यहाँ पे याद रखना, चिनाब 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, चंद्रा एंड भागा, एक बारालाचा पास है, दोनों अपोजिट साइड से, उसी बारालाचा के दोनों अपोजिट साइड से ये स्ट्रीम्स निकलती हैं और कन्वर्ज करती हैं कहाँ पे आके, तांदी जगह है केलोंग के पास, वहाँ पे कन्वर्ज कर जाएंगे दोनों रीफ स्ट्रीम्स। जैसे ही कन्वर्ज करेंगे तभी इसका नाम चंद्रा प्लस जो भागा 2 स्ट्रीम्स है, तब इसका नाम पड़ेगा चंद्रभागा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिनाब बोलते हैं। वहीं से ट्रेवल करती हुई जाएगी और फिर ये कश्मीर के अंदर आपकी एंटर करती है। तो अगेन इसके ऊपर डैम, दैट इज बगलिहार डैम, दुलस्ती डैम, किशनगंगा डैम, सलाल डैम, पकालदुल डैम, रेटल डैम, मराला। अब इसको याद रखने का निमोनिक याद रखना, थोड़ा सा एक वेग टाइप का निमोनिक है, बट हमें याद रखने के लिए इस तरह की हमें हेल्प लेनी पड़ती है इस तरह के निमोनिक्स की। तो इसका निमोनिक है बगल का साला दूल्हा पक्का रेटल मारेगा। रेटल बेसिकली स्नेक होता है, तो बगल का साला दूल्हा पक्का रेटल मारेगा। बगल से बगलिहार, उसके बाद सलाल, बगल साले से सलाल, बगल का साला दूल्हा, दूल्हा से याद रखना दुलस्ती डैम, बगल का साला दूल्हा पक्कल, आपका यह आ गया, पक्का से याद रखना पक्कल, रेटल अगेन रेटल स्नेक से रेटल, और मराला से मारेगा। तो इसको याद रखने का निमोनिक बगल का साला दूल्हा पक्का रेटल मारेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसको याद रखने का निमोनिक। उसके बाद ये न्यूज में क्यों था, नो मोर इंडस कमीशन मीटिंग टिल ट्रीटी नेगोशिएटेड इंडिया। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू, इन 2 प्राइम मिनिस्टर्स के बीच होती है ये ट्रीटी। और बेसिकली इस ट्रीटी को काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटी माना गया, जिसमें कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो कि रिवर्स हैं हमारी इंडस और उस इंडस की ट्रिब्यूटरीज का। अब हुआ क्या कि इंडिया काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि इस ट्रीटी में कुछ मॉडिफिकेशंस
उसके अंदर कुछ रिविजन्स करने हैं। तो काफ़ी टाइम से इंडिया बोल रहा था, बट अगेन पाकिस्तान जैसा कि अपने नेचर के लिए फेमस है कि इंडिया की तो कोई बात वो फेवर की करेगा नहीं, और इवन सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, जो लगेगा भी कि लॉजिकल चीज़ें हैं, उनको वो काम करने नहीं देगा। तो इंडिया चाह रहा था कि इसके अंदर कुछ रिविजन्स हों, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम उस टाइम की जोग्राफिकल कंडीशंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ और थी और आज के टाइम की कुछ और है। तो इंडिया उसमें रिविजन्स चाह रहा है, बट ये काफ़ी टाइम से उस चीज़ को टाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एक इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू इंडस वाटर कमीशन बनाया गया था, जो हर साल अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, साल में एक बार भी मिलते हैं, बट तो इंडिया ने कहा कि हम इस तरह के कोई कमीशन की मीटिंग को हम अटेंड नहीं करेंगे, उसका प्रोटेस्ट कर रहा है इंडिया। क्योंकि इस तरह से काफ़ी टाइम उसको बोला गया पाकिस्तान को कि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए प्रपोजल जो हैं उनको कंसिडर कीजिए, बट वो कंसिडर तक नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया ने अब कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, नो मोर इंडस कमीशन, अब इस इंडस कमीशन का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। That's why in the news there will be no more meetings on permanent Indus Commission PIC till the government of India and Pakistan meet and discuss the reach negotiation of 64-year Indus Water Treaty. Highly placed official of the Hindu, the last meeting happened in Delhi in May 2022. Since January 23, India has written 4 times to Pakistan to initiate talks on revising the treaty, but according to sources, not received a satisfactory response. इसका अभी तक कोई satisfactory response आया नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक और चीज़ इनकॉर्पोरेट की है न्यूज़ के साथ साथ, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। इसमें दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है रिवर्स को, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में यह देख लीजिए आप, जिसमें आएंगी आपकी झेलम, चिनाब और इंडस, मतलब IJC। इसको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर रखने का तरीका है IJC RBS, इंद्रजीत चौधरी, रणबीर सिंह। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर रखने का निमोनिक मैंने बता दिया, IJCS RBS। तो यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं ये झेलम, चिनाब, इंडस, इनका लिमिटेड राइट्स हैं, जिसमें कि सर्टेन राइट जैसे कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड ऑन कंजम्पशन यूज, ऑल सब्जेक्ट कंडीशंस। तो इस तरह की लिमिटेड यूज है। जबकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास और रावी, इंडिया के पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स है। अब इंडस वाटर कमीशन जो कि एक सक्सेस स्टोरी थी, वंस एवरी 5 years कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन पार्ट्स, टोटल इंस्पेक्शन ये सब हुई हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ही फायदे में नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिविजन्स चाह रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसके साथ साथ आज का हमारा सेशन इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी नॉलेज में, और आप इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम इसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकें, सो दैट कि आप तक एक बेस्ट कंटेंट हम डिलीवर कर सकें। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड लक।